आज के नए कंटेंट में आप सबों का पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सजीवों का परिवेश में प्रभाव का फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया था। आज हम लोग सजीवों का परिवेश में प्रभाव का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में पिछला भाग में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से आगे की ओर अध्ययन करेंगे। प्रश्न कहता है, किसी पारिस्थितिक इकाई में एक निश्चित समय में पाए जाने वाले जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं? बायोमास, जियोमास, इकोमास, कोई नहीं। तो किसी पारिस्थितिक इकाई में एक निश्चित समय में पाए जाने वाले जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान को बायोमास कहते हैं, यानी कि जैव भार। ये जो होती है किसी क्षेत्र में उपलब्ध सभी जीवित जंतुओं का कुल द्रव्यमान बायोमास कहलाता है। यह पारितंत्र की उत्पादकता व ऊर्जा संचयन का महत्वपूर्ण सूचक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एल्टन, ओडम, लिंडबर्न, हेकर। हेकर का पारिस्थितिक पिरामिड से कोई संबंध नहीं है। लिंडबर्न है तो ये इनका योगदान मात्र 10% के बराबर ही पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना को लेकर के। ओडेम जो है, ओडेम ने पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत दिया था। इनका पारिस्थितिक पिरामिड से संबंध नहीं है। तो एल्टन के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बच गया, एल्टन के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहा जाता है, पारिस्थितिक पिरामिड को का सिद्धांत दिया था। 3 प्रकार से। क्या क्या प्रकार है उसमें? पहला है संख्या, दूसरा है आपका बायोमास, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड 3 प्रकार बताए थे एल्टन के द्वारा। तो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न, कौन सा जैव पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं? संख्यात्मक कुछ स्थिति में उल्टा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी यह सामान्य शब्द है, इसका प्रकार तय नहीं है। ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा का प्रवाह जो होती है हमेशा एक दिशा में घटते क्रम में होता है, इसलिए यह कभी उल्टा नहीं हो सकता। और उल्टा नहीं की बात क्या गया, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा, हमें उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न, किसके पोषी स्तर में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है? यहां पर सर्वाधिक ऊर्जा की बात किया गया है। शाकाहारी, इनको उत्पादकों से ऊर्जा मिलता है। इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? उत्पादकों से मिलती है, और ये अधिकतम इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इनको उत्पादकों से ऊर्जा मिलती है। मांसाहारी, हमारा बी नंबर ऑप्शन है मांसाहारी, इन तक ऊर्जा आते आते काफी कम हो जाती है। मांसाहारी इन तक आते आते ऊर्जा काफी कम हो जाती है। सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों प्रकार का ऊर्जा लेते हैं, पर ये अधिकतम की श्रेणी में ये भी नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन तीनों हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन है प्राथमिक उत्पाद में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। कारण देखिए, ये सूर्य से सीधे ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा रखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक ऊर्जा। सर्वाधिक ऊर्जा की बात कही गई तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। 25वां प्रश्न, पौधे के लिए सामान्यतः आवश्यक ऊर्जा मूल्य क्या है? 4 कैलोरी प्रति ग्राम, 14 कैलोरी प्रति ग्राम, 440 कैलोरी प्रति ग्राम, 5 कैलोरी प्रति ग्राम। यहां पौधे के लिए बात किया गया तो ये 5 कैलोरी प्रति ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण कौन करता है? तड़ित, इनके द्वारा भी होता है। सहजीवी जीवाणु, इनके द्वारा भी होता है। असहजीवी जीवाणु, इनके द्वारा भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में कौन तृतीयक उपभोक्ता? तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। तो हमारा बात क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। पहला ऑप्शन में है मानव। मानव यानी कि हम सब, मनुष्य। मनुष्य क्या है, मनुष्य सर्वाहारी है, हम सब जानते हैं मनुष्य सर्वाहारी है। और यहां पर बात क्या है, मांसाहारी जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, तो ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। लेकिन मानव सर्वाहारी है, तो इसलिए ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंह, गिद्ध, बाज। ये तीनों जो है, तीनों आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ गया, क्योंकि सिंह सिर्फ मांसाहारी ही है। गिद्ध क्या करते हैं, मृतभक्षी यानी कि मरे हुए चीजों को खाते हैं, मृतभक्षी पर खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर रहता है। बाज ऊपरी स्तर के मांसाहारी पक्षी है, इसलिए तीनों तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और हमारा मैच कर रहा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 2, 3 और 4, और हमारे यहां 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों द्वारा खाद्य पदार्थ को संश्लेषण किया जाता है सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों में। जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल अकार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों में। 29वां प्रश्न, सर्वाधिक जैव भार यानी कि बायोमास क्षेत्र निम्न में से कौन है? टुंड्रा, मरुस्थल, गहरा समुद्र, आर्द्र एवं उष्ण वन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, कारण अत्यधिक वनस्पति पेड़ जंतु यहीं पर पाया जाता है, इसलिए यहां पर सर्वाधिक बायोमास होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता किस चक्र में होती है? मैक्सिमम एनर्जी की बात क्या है? नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र जो होती है वहां पर सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें अनेक चरण होती है, जिसके अंतर्गत जैविक, अजैविक प्रक्रिया होती है, इसलिए सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न, सामान्यतः पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है? उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से, अपघटकों से, शीर्ष उपभोक्ताओं से। तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादकों से होता है। कारण है, सूर्य से ऊर्जा लेकर के भोजन बनाते हैं। ये उत्पादक क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा लेकर के भोजन बनाते हैं। हर खाद्य श्रृंखला का यह नींव है, हर खाद्य श्रृंखला का उत्पादक नींव है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न, सामान्यतः पौधे मृदा से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? गैसीय नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, सभी में। तो सामान्यतः पौधे मृदा यानी कि सॉयल, मट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, NO3 नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, संवहनी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा के रूप में हरे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसमें सूर्य का ऊर्जा विकिरण रूप में पहुंचते हैं और इसे पौधा अवशोषित करता है, पौधा अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न, उपभोक्ता को निम्न में से कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध उत्पादन, सरल उत्पादन, कोई नहीं। तो प्राथमिक उत्पादन उपभोक्ता को प्राप्त होता है उत्पादन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न कहता है, नाइट्रोजन भाग लेता है निम्न में से किससे नाइट्रोजन भाग लेता है, किसके निर्माण में नाइट्रोजन भाग लेता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाते, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन आवश्यक है, प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन आवश्यक है। खनिज लवण में भी नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। अमोनी अम्ल में अनिवार्य नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में हमारा सी सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न है, सूची सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होगा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच होगा। फिर है आपका 3, फिर है बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन जो होगा पौधे द्वारा जल वाष्पों का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच हो रहा।
फिर है बाष्पन। बाष्पन जो है ये स्वतंत्र रूप से बाष्पों का उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हुआ। और हेमोस्टेसिस जो है ये आपका पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैचिंग हो रहा। तो हमारा क्रम क्या बना? 3, सबसे पहले 3, उसके बाद 1, फिर 4, फिर 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का क्रम मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 37वां प्रश्न कहता है परितंत्र में मकड़ी यानी कि स्पाइडर कौन सा श्रेणी में आती है? उत्पादक, उत्पादक तो नहीं होगी। प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, तो ये मकड़ी तो शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आएगी। द्वितीय उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत होगा क्योंकि ये मांसाहारी है और ये क्या खाती है? कीट खाती है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय उपभोक्ता में नहीं आएगा क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर का स्तर है। एगोला यानी कि एंजोला सहजीविता का उदाहरण है। कवक एवं जीवाणु का, ये गलत है। कवक एवं शैवाल का, ये लाइकेन के लिए, तो ये एगोला की बात कहेंगे तो ये भी गलत है। शैवाल एवं जीवाणु का, ये सही है। ये नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण नहीं? नहीं क्या बात किया गया? नेफेंथिस ये आपका कीटभक्षी के अंतर्गत आता है। यूटेकुलेरिया ये आपका कीटभक्षी जल पौधा है। बी नंबर का ऑप्शन जो है ये कीटभक्षी जल पौधा है, जल पौधा है। डायनोया, डायनोया जो है ये वेनियस फ्लाई ट्रैप यानी कि ये भी कीटभक्षी है। और कस्कुइटा जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कीटभक्षी नहीं है, ये आपका परजीवी पौधा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कीटभक्षी पौधे में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? देखिए कीटभक्षी पौधे जो होता है ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीट को खाते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन तो पाया ही जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस में डीएनए और एटीपी इसके अंतर्गत होगी। तो पोटेशियम नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि तत्व नहीं पाया जाने का बात किया गया है। 41 नंबर प्रश्न, माइक्रोजाल सहवास होता है कवक एवं शैवाल में, जीवाणु एवं शैवाल में, पौधे की जड़ एवं कवक में, पौधे की तना एवं कवक में, तो सही उत्तर हो जाएगा पौधे की जड़ एवं कवक में। आज का अंतिम प्रश्न 42वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र एक स्थिर जैव समुदाय को कहते हैं। इकोटन ये 2 समुदाय की सीमा है। सेक्शन क्रमिक परिवर्तन है। क्लाइमैक्स ये अंतिम और स्थिर संतुलित समुदाय है, तो यहां पर जैव समुदाय की बात करेगा, स्थिर जैव समुदाय, तो इसलिए क्लाइमैक्स सही उत्तर हो जाएगा। और सीरल जो है ये सेक्शन का प्रारंभिक चरण है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।